एवरीवन। दोस्तों, आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, स्लम टेस्ट। दोस्तों, आपको पता है स्लम टेस्ट के बारे में मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जिस वीडियो में हम कुछ कारणों की वजह से हम उसके बारे में डिस्कशन पूर्ण नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में हम स्लम टेस्ट के बारे में पूर्ण डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि स्लम टेस्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, स्लम टेस्ट जानने से पहले हम वर्केबिलिटी के बारे में जानेंगे कि आखिर वर्केबिलिटी होती क्या है। दोस्तों, वर्केबिलिटी क्या होती है? वर्केबिलिटी कंक्रीट की ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसमें कंक्रीट को आसानी से हम मिक्स, प्लेस और फिनिश कर सके। दोस्तों, आप मैं बता देता हूँ। जैसे हमने ये कंक्रीटिंग की, यहाँ पे हमने हैंड मिक्स या मशीन से कंक्रीटिंग बनाई। अब इस कंक्रीट को यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेस करना है। तो क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट या उसको मिक्स करने में या फिनिश करने में, उसको जहाँ पे हम इस माना बात इस स्लैब में हमको कंक्रीट करनी है तो आसानी से ये प्लेस हो जाए, मीन्स आसानी से वर्क कर सके, उसको कहते हैं वर्केबिलिटी। ठीक है दोस्तों, कंक्रीट की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें हम कंक्रीट को आसानी से मिक्स, प्लेस और फिनिश कर सके। ठीक है दोस्तों, ये कहती है वर्केबिलिटी। अब आता है इसमें कि वर्केबिलिटी को थोड़ा कुछ तथ्य होते हैं जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, उनको भी कुछ प्रभावित करते हैं, उनको कुछ कारक होते हैं उनमें से। तो सबसे पहले हम उस कारक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हम फैक्टर अफेक्ट करता है। सबसे पहले होता है, मैं आपको बता देता हूँ, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है? जो वाटर कंटेंट होता है, अगर कंक्रीट में जितना ज़्यादा वाटर होगा उसमें क्या होगा, उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी बढ़ती जाएगी, इंक्रीजिंग होती जाएगी। जो दूसरा आता है एग्रीगेट साइज। एग्रीगेट का साइज आपने देखा होगा, जितना ज़्यादा बड़ा हम कंक्रीट में एग्रीगेट साइज यूज करते हैं उतनी ज़्यादा वह वर्केबल होता है। मीन्स हायर द एग्रीगेट साइज हायर द वर्केबिलिटी। जैसे जैसे हम एग्रीगेट का साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे वर्केबिलिटी का साइज भी बढ़ेगा। अब नेक्स्ट आता है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है दोस्तों? वाटर सीमेंट रेशियो, अगर कंक्रीट में हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे, जब कंक्रीटिंग करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे, वाटर सीमेंट की तुलना में वाटर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि आपको अभी बताया था मैंने, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट आता है कि शेप ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट का आकार होता है, आपने देखा होगा ट्रायंगल इस टाइप में रहता है, थोड़ा नुकीला रहता है, इस टाइप में फ्लैकी रहता है, 3-4 प्रकार के राउंडेड होता है इस टाइप में। तो आपको बता दूं कि जो कंक्रीट शेप होता है एग्रीगेट का, अगर एंगुलर हो तो एंगुलर एग्रीगेट क्या होते हैं, एंगुलर एग्रीगेट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और जो राउंडेड एग्रीगेट होता है, ये राउंडेड एग्रीगेट, उनकी स्ट्रेंथ तो कम होती है परंतु इसकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम जितने ज़्यादा राउंडेड एग्रीगेट यूज करेंगे उसकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या होता है? जितना ज़्यादा एग्रीगेट सीमेंट रेशियो होगा उतनी ज़्यादा उसकी एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी कम वर्केबिलिटी होगी। मीन्स अगर हम आपको बता देता हूँ मैं, जो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो होता है जितना ज़्यादा होगा उसकी वर्केबिलिटी उतनी कम होगी। मीन्स हम एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को कम करेंगे तो वर्केबिलिटी अपना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है सरफेस टेक्सचर। अगर हम स्मूथ स्मूथ एग्रीगेट या उसका स्मूथ एग्रीगेट का यूज करेंगे तो क्या होता है, अगर स्मूथ का करेंगे तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर रफ करेंगे, रफ एग्रीगेट का यूज करेंगे तो वर्केबिलिटी घट जाएगी। और ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट में की मुख्य भूमिका है। अब क्या होता है कि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होता है वो मोर वर्केबल होता है। जितना ज़्यादा वेल एग्रीगेट होगा उसकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से 7-8 कारक हैं जो मुख्य भूमिका निभाते हैं इसमें। तो चलते हैं हम अब स्लम टेस्ट के बारे में। दोस्तों, जो वर्केबिलिटी है, वर्केबिलिटी को निकालने के लिए हमें निम्न प्रकार से मेथड है। जैसे आप स्लम टेस्ट के बारे में जानते हैं, वीवी टेस्ट होता है, कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, फ्लोर टेबल टेस्ट होता है। इन टेस्टों की मदद से हम वर्केबिलिटी फाइंड करते हैं। तो पहला है हमारे स्लम टेस्ट के बारे में। हम स्लम टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कैसा होता है स्लम टेस्ट, स्लम क्यों रखा है इसका नाम।
सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो दोस्तों आप ये एक कोन टाइप का देख रहे होंगे, फिगर में आपको सामने दिख रहा होगा, ये देख लीजिए फिगर। ये कोन है पर इसको हम फ्रस्टम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है फ्रस्टम। ऐसा इसका आकार होता है, देख लीजिए आप, मैं बना देता हूँ। ऐसा इसका आकार होता है। ठीक है दोस्तों, स्टील का रहता है। अरे ये फ्रस्टम कहलाता है, कोन या फ्रस्टम। तो इसमें क्या होता है कि हम इसको, जब हम इसको टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग करते समय इसको हम फ्रस्टम का यूज करते हैं स्लम निकालने के लिए। तो स्लम निकालने के लिए हम कैसे कैसे करते हैं, इसके मेथड है, मैंने आपको यहाँ देख लीजिए नीचे लिखा है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसको क्लीन द इंटरनल सरफेस ऑफ द माउथ। दोस्तों जो ये फ्रस्टम होता है या कोन होता है, इसको हम सबसे पहले क्लीन, अच्छी तरह इसकी इंटरनल सरफेस को साफ कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको 4 लेयर में फिल करते हैं। अब मैं बताता हूँ 4 लेयर में कैसे कैसे करना है। जैसा ये बनाया हमने, तो 4 लेयर क्या, एक लेयर तो ये हो गया, दो तीन, एक दो तीन चार। दोस्तों जैसे ये 4 लेयर हैं, तो क्या करना है हमने, जैसे एक लेयर है इसमें हम कंक्रीटिंग करेंगे, कोई भी मतलब जो रेशियो होगा हमारा, हमने कंक्रीटिंग करनी है। उसके बाद इस जो फर्स्ट लेयर है उसमें भरने हैं इसको। तो अब फर्स्ट लेयर में कितना बनना है, कितना ऊपर तक बनना है, तो आपको पता है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है सबसे ऊपर। जो इसका टॉप डाया होता है, ये डाया होता है, ये इसका डाया, जो ये डाया, ये 10 सेंटीमीटर का है। जो बॉटम डाया है, ये बॉटम डाया जो आपको नीचे से दिख रहा है, ये बॉटम डाया, ये 20 सेंटीमीटर का। और ये हाइट होती है इसकी जो 30 सेंटीमीटर की होती है। तो इसकी डायमेंशन होगी 10 20 30। 10 इसकी टॉप की डाया हो गई, 20 इसकी बॉटम की हो गई, 30 इसकी हाइट हो गई। तो मैंने आपको बता दें कि इसमें 30 इसकी हाइट हो गई। तो इसमें 4 लेयर में बांटने हैं, तो आप खुद ही 4 लेयर में इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर ईच लेयर, मतलब प्रत्येक लेयर जो कंक्रीटिंग करनी है 7.5 सेंटीमीटर की कंक्रीटिंग करनी है प्रत्येक लेयर में। तो क्या करना है हमने, उस मोड में क्या करना है कि 4 लेयर बना दी हमने। फिर प्रत्येक लेयर में कंक्रीटिंग करनी है। पर प्रत्येक लेयर जैसे हम कंक्रीटिंग करेंगे, प्रत्येक लेयर में हमने 25 स्टॉक ऑफ द रोड करनी है उसमें। मीन्स हम, ये रोड क्या होती है दोस्तों, आपको बता देता हूँ। जो ये रॉड होती है, इसमें हमने कंक्रीटिंग में हमने स्टॉक करने के काम आती है। तो इसके आप कई बार पेपर में पूछ लेता है, ये देख लीजिए आप, ये जो रोड दिख रही है आपको, ये रोड दिख रही है जो ये एल्यूमिनियम की रोड है जो ये, इसके कई बार पेपर में डायमेंशन पूछ लेता है दोस्तों। या इसकी जो डायमेंशन है 60 सेंटीमीटर लंबी और 16 फाई का इसका डाया होता है। मीन्स 600 लंबी और 16 का इसका डाया होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इसको जो स्टॉक है, जो हम कंक्रीट करते हैं उसमें स्टॉक करना। ठीक है दोस्तों, कॉम्पैक्ट, अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट करने के काम आती है। अब दोस्तों जो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो टैंपिंग रोड है, इसकी मदद से हम 25 स्टॉक मार देंगे प्रत्येक लेयर में। जैसे एक लेयर भर दी, उसके बाद दूसरी लेयर भरी, तीसरी कॉम्पैक्ट करती रहा 25 स्टॉक, फिर दूसरा लेयर 25 स्टॉक, तीसरा 25 स्टॉक, चौथा लेयर। अब जैसे ही इसमें हम देख लीजिए, इस सरफेस तक कंक्रीटिंग कर देंगे, इस सरफेस तक पूरी ऊपर तक। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको, अब मैंने प्रोसेस बता रखी। नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रीब्यूट द स्टॉक यूनिफॉर्म ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन। मतलब ये हो गया कि सारे, मतलब जो पूरे क्रॉस सेक्शन है उसमें यूनिफॉर्म स्टॉक करके फिर क्या करना है, द रॉड शुड बी पेंटेड एवरी अंडर लेयर। ये भी बता दिया मैंने आपको, प्रत्येक लेयर में उस रॉड के पेंटेड करते रहना है। फिर क्या है, नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ एक्सेस कंक्रीट आफ्टर द टॉप लेयर, टॉल। फिर क्या करना है, जैसे हम लास्ट लेयर तक हम कंक्रीट कर देंगे, उसके बाद ट्रॉल की मदद से उसको प्लेन कर देना है। फिर लास्ट है कि हम जब इसको पूरी कंक्रीटिंग फिनिश कर देंगे, उसके बाद क्या करना है, हम इस माउट को, आपको बता देता हूँ मैं कैसा पकड़ना है। इस हैंडल की मदद से हमने इसको ऊपर वर्टिकल खींचना है और ऐसा खींचना है, आराम से खींचना है। ठीक है दोस्तों, लिखा है रिमूव द माउट स्लोली एंड वर्टिकल द कंक्रीट विद स्लम और स्लाइड। इसको निकालने के बाद क्या होगा, आप देख लीजिए, मैंने आपको अच्छे से फिगर में दिखा रखा है, इस प्रकार से दिखेगा ये देख लो, ऐसा होता है। अब क्या करना है हमने, अब हम बोलेंगे कि स्लम क्यों रखा है इसका नाम।
दोस्तों उसके बाद जो ये देख लीजिए, ये मैंने आपको फिगर में ये बताया था, ये जो अप्रेटिस है इसको हमने उल्टा कर देना है इस प्रकार से, जैसे आपको फिगर में अभी दिख रहा है, इस प्रकार से रख देना है। और कोई मेजरमेंट लेना है या फीता या कुछ भी, मतलब जो जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं सलम। अब सलम होती क्या आखिरकार में, अब जो इसकी जो ये इसको निकाला हमने, तो इस सलम कुछ ये जो कंक्रीट है नीचे कॉम्पैक्ट करके बैठ गए। तो हमने क्या करना है, मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से, आपको फिगर में अच्छे से समझा देता हूँ। ये जो इतनी सी डायमेंशन आई यहाँ से लेके, इसको बोलते हैं स्लम वैल्यू। मीन्स या 20 से 50 mm हो सकती है, जिस प्रकार से कंक्रीट का रेशियो और उस प्रकार से इसकी स्लम वैल्यू आएगी। या कुछ भी हो सकती है, 10 से 50, 20 से 50, 50 से 150, इसके बीच हो सकती है, जो भी होगी। आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होती है, अभी आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं स्लम, इसलिए इस टेस्ट का नाम रखा गया स्लम टेस्ट। कई लोगों को पता नहीं रहता कि स्लम, बस हमने भी जब शुरू शुरू में हमने भी याद कर रखा था कि स्लम टेस्ट है, ऐसा ऐसा होता है। बस आखिरकार बाद में पता लगे कि स्लम इस प्रकार से बोलते हैं, इस प्रकार से इसकी वैल्यू आती है। अब देखो, मैंने आप फिगर में आपको अच्छे से बता देता हूँ। अब जैसे हमने इसको वर्टिकली इंस्ट्रूमेंट को निकाला या ये अपरेटस को निकाला, फ्रस्टम को निकाला, तो इस प्रकार से आपको फिगर देखने को मिलेंगे कहीं। अगर इस प्रकार से देखा आपको ट्रू स्लम, ये जीरो स्लम, ये कोलैप्स स्लम या शेयर स्लम। अब दोस्तों क्या होता है, जो कोलैप्स स्लम्स आपको दिख रहा है, इसमें क्या बोलती, जब हमने वर्केबिलिटी ज़्यादा मीन्स वाटर बहुत ज़्यादा मिला दिया, तो ये पूरा ये जो स्लम का जो आकार था ये पूरा डह जाएगा। मीन्स वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी तो कंक्रीट बहने टाइप की लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होने के कारण, ठीक है दोस्तों, तो ये कोलैप्स हो गया। अब देखो जैसे आप शेयर दिख रहे हो, शेयर का ऐसा फिगर है, ऐसा फिगर है, एक तरफ से तो स्टेबल है पर दूसरी तरफ से कोलैप्स हो गई है, तो इसको बोलते हैं शेयर स्लम। इसमें क्या हो गया कि हमने ये इरेगुलर फिगर है, मीन्स अनियमित आकार का है। क्या हुआ कि हमने इसमें जो कॉम्पेक्शन है अच्छी तरह से नहीं किया है। जो हमने जो टैंपिंग रोड के माध्यम से हमने जो 24 स्ट्रोक किए वो अच्छी तरह से नहीं किए, इसलिए इस प्रकार से फिगर बना। जो हम हमारा फिगर बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, इस प्रकार से बनना चाहिए था उसका फिगर, ट्रू स्लम, जिसको ट्रू स्लम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से स्लम वैल्यू निकलती है। अब जानते हैं दोस्तों, देख लो मैंने आपको बताया था कि स्लम वैल्यू का इसका निकालना है, ऐसा मेजरमेंट निकालना है, फिर इसके बाद नापना है। और ये आपकी देखो, ये से लेके ये स्लम्प आ गई। तो जानते हम आगे हम अब कैसे कैसे वर्केबिलिटी होती है, कैसे कैसे किस कंसल्टेंसी में कितने स्लम्प होता है। तो आप देख लीजिए फिगर में आपको दिख रहा है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, कंसल्टेंसी और स्लम्प, 3 कॉलम है। अब बता देता हूँ, जो जीरो होता है उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी एक्सट्रीमली मीन्स वेरी लो से और कम, मॉइस्ट अर्थ के लिए होता है, कंसिस्टेंसी के लिए। अब जो 0 से 25 वैल्यू आएगी स्लम की, जो 0 से 25 वैल्यू आएगी वेरी ड्राई कंसिस्टेंसी के लिए आएगी, और जो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होगी उसकी वेरी लो होगी। मीन्स जो 0 से 25 वैल्यू आएगी उसकी जो वर्केबिलिटी की वेरी लो, मीन्स वो ट्रू स्लम्प की तरह होगा लगभग। अब जो 25 से 50 ड्राई कंसिस्टेंसी के लिए आएगी और उसकी वर्केबिलिटी थोड़ा ऊपर होगी, मीन्स लो होगी। अब जो 50 से 100 होगी उसकी कंसिस्टेंसी प्लास्टिक होगी और वर्केबिलिटी मीडियम होगी। अब दोस्तों जैसे 100 से 150, अब 100 से 150 तो सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी होगी, पर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हाई, हाई का मीन्स वो बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो जाएगा। जैसे मैंने आपको फिगर में भी दिखाया था, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए, ये जो शेयर स्लम्प है या कोलैप्स स्लम्प है, ये आपको ये वाला कोलैप्स स्लम्प है, इसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब 100 से 150 हो गई, इसीलिए यह पूरा कोलैप्स हो गया। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछ लेता है पेपर में कि 50 से 100 या 25 से 50 20 स्लम्प है, उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कैसे होगी, मीडियम होगी, लो होगी। एक बार पूछ भी रखा है, याद याद करना, आपने कई क्वेश्चन पढ़ेंगे एमसीक्यू में कि स्लम्प की वैल्यू 6.0 सेंटीमीटर या 60 mm है और उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कैसे होगी, तो वहाँ पे आंसर होगा मीडियम, और उसकी कंसिस्टेंसी होगी प्लास्टिक। अब जानते हैं दोस्तों, यह आपको मैंने बहुत इस मटेरियल को बहुत इकट्ठा करके बनाए हैं, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। यह आपको आइस कोड में भी देखने को मिलेंगे और बहुत कम बुकों में आपको देखने को मिलेंगे। बस इसमें बहुत कम बुकों में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें 3-4
तीन चार देखने को मिलेंगे आपको मेन। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत बड़ी लिस्ट लेके आया हूँ। रिकमेंडेशन ऑफ स्लम्प ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट विभिन्न प्रकार की जो कंक्रीटिंग होती है उसके लिए स्लम्प वैल्यू। तो जानते हैं हम डिफरेंट टाइप के। अब देखो, सबसे पहले है मास कंक्रीटिंग। मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। अब मास कंक्रीट है पहला। मास कंक्रीटिंग है। मास कंक्रीट क्या होता है दोस्तों? जैसे कि एज लाइक एस डैम। डैम में जो स्लम, जब हम स्लम में टेस्ट करेंगे उसका तो इसकी जो स्लम वैल्यू होगी 25 से 50 होगी। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं लिख भी देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में सीधे पूछता है मास कंक्रीटिंग की स्लम वैल्यू कितनी होती है। उसका होता है 25 से 50। इन लिस्ट में मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन कौन से। दूसरा है कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है कंक्रीट में, जो मीन्स रोडों में जो कंक्रीट की रोड बनाई जाती है रिजिड पेमेंट में, उसकी जो स्लम वैल्यू होती है 20 से 40। कहीं कहीं आपको 25 से 75 देखने को मिलेगी, पर दोनों का भी आपको पेपर में एक साथ देखने को नहीं मिलेगी। तो 20 से 40 या 25 से 75 जो भी देखने को मिलेगा पेपर में, उसमें टिक लगा दीजिए। फिर आता है नॉर्मल आरसीसी, मीन्स जो हम नॉर्मल आरसीसी प्रयोग करते हैं, उसमें होता है 80 से 150। नेक्स्ट है अंडर वाटर कंक्रीटिंग। दोस्तों अंडर वाटर कंक्रीटिंग मतलब जो, जैसे नदी है, नदी के बीच हमने कोई एवेटमेंट बनाना है या कोई पुल बनाना है। पुल बनाने के जब एवेटमेंट खड़े करने पड़ते हैं तो उसमें कंक्रीटिंग करनी पड़ती है। अब पानी के अंदर कंक्रीटिंग कैसे करेंगे? तो जब जो उसके तो जैसे हम अंडर वाटर कंक्रीट करते हैं, उसकी स्लम जो वैल्यू होती है 100 से 150 mm के बीच होती है। नेक्स्ट है ब्रिज डेक और कॉलम या फाउंडेशन। दोस्तों इनमें जो ब्रिज डेक में स्लम की वैल्यू होती है 25 से 75 के बीच होती है। नेक्स्ट है अनरेनफोर्समेंट फुटिंग। मीन्स दोस्तों अन मतलब बिना आरसीसी की जो फुटिंग होती है उसकी वैल्यू होती है 75 mm। जो रेनफोर्समेंट फुटिंग होती है इस्पात सहित जो फुटिंग होती है, मीन्स जिस फुटिंग में स्टील भी होता है, उसकी होती है थोड़ा ज़्यादा होती है 100 mm। नेक्स्ट है कंक्रीट फॉर कैनाल लाइनिंग। दोस्तों जो हम कैनाल में लाइनिंग करते हैं उसकी जो स्लम वैल्यू होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, 70 से 80 mm के बीच। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है जो आर्च। आर्च क्या होता है दोस्तों? जो हम दरवाजे खिड़कियों के ऊपर इस टाइप का देख लीजिए आप, इस टाइप का बनाते हैं, इसको बोलते हैं आर्च। नेक्स्ट है हैवीली आरसीसी। दोस्तों जो हैवी आरसीसी होती है उससे उसका वैल्यू होती है 50 से 100। जो लाइट आरसीसी होती है 25 से 75। जो दोस्तों बीम या स्लैब हम जनरली घरों में यूज करते हैं, उसकी स्लम वैल्यू 50 से 100 mm के बीच होती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीम और स्लैब। नेक्स्ट है कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड। दोस्तों सबसे कम वैल्यू होती है इसकी 10 से 25 mm। और इम्परवेल वर्क 75 से 120। और जो कंक्रीट इन कॉलम या थिन वाल मतलब पतली दीवार में जो होता है स्लम वैल्यू 80 से 150। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है पम्प्ड कंक्रीट। अब हम जानेंगे कि पम्प्ड कंक्रीट होती क्या है। दोस्तों पम्प्ड कंक्रीट का उपयोग हम टनल में जनरली यूज करते हैं। जैसे हम टनल बनाते हैं उसमें हम जो कंक्रीटिंग करते हैं उसमें जो पंप के माध्यम से भेजा जाता है, उसकी स्लम वैल्यू 75 से 100 होती है। दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब जानेंगे कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा स्लम वैल्यू से। मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है स्लम टेस्ट के बारे में। सबसे पहले पूछेगा, दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो स्लम वैल्यू होती है फील्ड एंड लैब बोथ कहीं भी कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अगर हमको पेपर में पूछेगा हाई वर्केबिलिटी, मीडियम वर्केबिलिटी, कौन से उसके लिए स्लम वैल्यू निकाली जाती है, किस वर्केबिलिटी के लिए स्लम वैल्यू निकाली जाती है, तो आपको बता देता हूँ मीडियम वर्केबल। जो मीडियम वर्केबिलिटी होती है पहले से स्पेसिफाइड हो रखा है, मीडियम वर्केबिलिटी के लिए हम स्लम टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टैंपिंग रोड का साइज पूछता है। आपको अभी बताया था टैंपिंग रोड इस टाइप की होती है, 16 mm इसका डाया होता है और 600 mm या 60 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है टैंपिंग रोड क्या काम करने के आता है, जो कंक्रीटिंग में स्टॉक करता है, कॉम्पैक्ट करने के काम आता है प्रत्येक लेयर में।
तो इसकी लंबाई हो गई आपकी 60 सेंटीमीटर और 16 mm का डाया। 3 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछने वाला अभी तक जो क्वेश्चन है इसका डाया पूछता हूँ, आपको बता देता हूँ। टॉप डाया याद रखना, टॉप डाया 10 होता है, बॉटम 20 होता है, और जो हाइट होती है इसकी 30 होती है। ठीक है दोस्तों। और इससे एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि और क्या पूछ, और तो इनसे पूछता है कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि वेरी लो के लिए अगर 50 से 100 होगा तो मीडियम होगा, अगर 100 से 75 होगा तो हाई होगा, इस प्रकार से। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जैसे पूछ लेगा कि भाई पम्प कंक्रीट के लिए स्लम वैल्यू क्या होती है। 4-5 क्वेश्चन हो गए। अब आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपने बहुत कम बुकों में पढ़ा होगा। मैं ज़रूर जानता हूँ कि आपने बहुत कम बुकों पे इस प्रकार की डायमेंशन पढ़ी। स्लम जो अप्रेटिस है उसकी पूरी मैं डायमेंशन बना के दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे ये होता है, ये इसका हैंडल होता है, अभी मैंने आपको बताया था। आपको भी मैंने बताया था कि टॉप डाया 10 होता है, बॉटम डाया 20 होता है, ये हाइट इसकी 30 होती है। अब दोस्तों ये जो हुक होता है, ये ना हैंडल, इसको उठाने की जब आपको मैंने बताया था कि वर्टिकल उठाते हैं, जो हैंडल होता है ये हमेशा 10 सेंटीमीटर नीचे होता है। यहाँ से टॉप से 10 सेंटीमीटर नीचे पे ये दोनों हैंडल लगे रहते हैं। अब ये हैंडल बाहर की ओर, ये जो बाहर है कितनी और निकले हैं, ये है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 2.5 सेंटीमीटर बाहर निकले हैं, ये 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और 10 सेंटीमीटर ये ऊपर सरफेस से और नीचे तक ये लगे हैं, ये दोनों। ठीक है दोस्तों। और आपको इसके बारे में, मैं स्लम टेस्ट के बारे में आपको मैंने सभी कुछ लगभग बता दिया है। एक और है कि स्लम टेस्ट जो होता है, जो स्लम होता है मोर यूजफुल होता है प्लास्टिक मिक्स के लिए। मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, स्लम आर मोर यूजफुल प्लास्टिक मिक्स। ठीक है दोस्तों, जो स्लम टेस्ट होता है मोर यूजफुल होता है प्लास्टिक मिक्स के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका। इसी प्रकार इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इसलिए मैं इसके बाद आपको विभिन्न प्रकार के हॉट टेस्ट बताऊंगा, वर्केबिलिटी के जो से वीवी टेस्ट के बारे में बताऊंगा, उसके भी अच्छे अच्छे फैक्ट लेके आऊँगा। और फ्लोटेबल टेस्ट के बारे में बताऊंगा, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं, पेपर में इन वर्केबिलिटी के टेस्ट से 1 से 2 नंबर देखने को जरूर मिलेंगे। 100% देखने को यहाँ से मिलते मिलते क्वेश्चन, कहीं भी किसी भी पेपर में चल जाओ, वर्केबिलिटी टेस्ट या अप्रेटस उनके या कुछ स्लम वैल्यू से मिलते हैं। धन्यवाद।